नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिएंटलिज्म, प्राच्यवाद। और इसमें आज हम बात करेंगे कि एडवर्ड सईद ने इस कॉन्सेप्ट को क्यों सबके सामने रखा, ये क्या है, इसका इंडिया से क्या कनेक्शन है या एशियन कॉन्टिनेंट से इसका क्या रिलेशन है, और कैसे ये कॉलोनियल हिस्ट्री और मॉडर्न स्टडीज़ को शेप करता है। हम यह भी कवर करेंगे कुछ की पॉइंट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स और एग्ज़ाम टिप्स आपको जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट होगा, हम उसी पे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ओरिएंटलिज्म। देखिए, ओरिएंटलिज्म जो टर्म है वो एडवर्ड सईद ने पॉपुलर किया 1978 में। इनकी एक बुक आई ओरिएंटलिज्म, तो उस टर्म को वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, वो पॉपुलर हुआ। तो ये ओरिएंटलिज्म इट रेफर्स टू द वेस्टर्न वे ऑफ स्टडिंग रिप्रेजेंटिंग एंड डोमिनेटिंग ईस्टर्न सोसाइटीज़। ठीक है, मतलब इसमें है कि कैसे पश्चिम के लोगों ने जो पूर्वी देश यानी कि मिडिल ईस्ट से और एशियन कॉन्टिनेंट थे, इन पे कैसे अपना रूल किया या कैसे डोमिनेट किया, इसी को हम लोग इसमें बताया जाता है कि यह प्राच्यवाद है, जो एक तरह से वेस्टर्न स्कॉलर्स के ढंग से पूर्वी समाज को देखने और उसे कंट्रोल करने का तरीका है। यह एक एकेडमिक डिसिप्लिन तो है ही, और एक आइडियोलॉजी के तौर पे भी इसे देखा जाता है। तो एडवर्ड सईद ने इसे विस्तार से अपने अध्ययन में बताया। ये यूएस में जब पढ़ा, जहाँ पे अपना अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, वहाँ पे इन्होंने देखा कि एक आर्टिकल इनको मिला था जो लॉर्ड बायरन का था, ओरिएंटल स्टडीज़। उसको देखते हुए फिर आगे इन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रवादी विचारक जोसेफ अर्नस्ट रेनन के विचारों को गंभीरता एवं पूरब की संस्कृतियों के प्रति पक्षपात पूर्ण व्याख्याओं को प्राच्यवादी व्याख्या के रूप में लिया, और इस नेगेटिव परसेप्शन को ही उठा के एक इन्होंने बुक लिखी जिसका नाम था ओरिएंटलिज्म। अब आप इस पीडीएफ को एक बार रीड कर लीजिएगा। मैं आपको समराइज वे में बस केवल बता दे रहा हूँ। इसको मैं अभी इम्पोर्टेंट भी आपको बता दूंगा कि क्या है। ठीक है, तो इसीलिए पहले हम कुछ विशेषताएं देखते हैं ओरिएंटलिज्म। ठीक है, तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, यह पश्चिमी दृष्टिकोण। तो ओरिएंटलिज्म 18-19 सेंचुरी में जब वेस्टर्न स्कॉलर ने ईस्टर्न सोसाइटीज़ को स्टडी किया, तब यह उस टाइम को माना जाता। दे व्यूड द ईस्ट एज एक्जॉटिक, मिस्टीरियस एंड बैकवर्ड कंपेयर टू द वेस्ट। मतलब ये बैकवर्ड मानते थे पश्चिम के मुकाबले पूर्वी देशों को। ये वेस्टर्न सुपीरियरिटी को एक बताने का एक आइडिया भी था। फिर कल्चरल रिप्रेजेंटेशन जो है, इसका सांस्कृतिक चित्रण जो करते हैं, प्राच्यवाद में ईस्टर्न सोसाइटी को रोमांटिसाइज्ड या नेगेटिव पोर्ट्रे किया गया है कई बार। ठीक है, जैसे कि इरेशनल या सांप सपेरों का देश, इस तरह से, मतलब बहुत डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, पेंटिंग्स बनी या लिटरेचर्स इनके लिखे गए तो भी ऐसे ही बताया गया। फिर कॉलोनियल टूल के तौर पे औपनिवेशिक हथियार जो होता है को जस्टिफाई किया अनसिविलाइज्ड सोसाइटी बता के कि हम आपको सिविलाइज बनाएंगे। इससे वेस्टर्न पावर को ये एक्सक्यूज़ मिला कि उन्हें ईस्ट को सिविलाइज करना है। इंडिया में ब्रिटिश रूल के दौरान यह काफ़ी प्रोमिनेंट था, यही कॉन्सेप्ट था कि हम आपको सिविलाइज बनाएंगे, पढ़ा के, इंग्लिश पढ़ा के या कुछ भी रेलवे का एक्सपेंशन करके, मतलब डेवलपमेंट लाना, लेकिन ये बताना है कि आप अनसिविलाइज्ड हैं, हम आपको सिविलाइज करेंगे। अब यहाँ पे एडवर्ड सईद ने ओरिएंटलिज्म जो बुक है उसमें इसी कॉन्सेप्ट को क्रिटिकली एनालाइज किया। उन्होंने कहा कि ओरिएंटलिज्म एक डिस्कोर्स है जो वेस्ट और ईस्ट के बीच एक बाइनरी बनाता है। ठीक है, यानी कि प्राची और प्रतीची। प्राची है आपका
पूर्वी देशों को कहा गया है, और प्रतीची है आपके जो करंट वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं इनको बोला गया, ठीक है। और ओरिएंटलिस्ट और ऑक्सीडेंट का भी कॉन्सेप्ट मिलेगा। वेस्ट को ऑक्सीडेंट बोलते हैं इस ओरिएंटलिज्म थियरी में, और ओरिएंटल्स बोलते हैं आपको ईस्टर्न सोसाइटी को। तो इसके साथ वो जब आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने कहा कि ये मतलब पावर डायनेमिक्स के शो करने के लिए, यानी कि सुपीरियर दिखाने के लिए वेस्ट ने ऐसा किया। ओरिएंटलिज्म एक फील्ड जो है फोकस करता है, एक फील्ड के तौर पे शुरू होता है, स्टडी फील्ड के तौर पे, और फोकस करता है ईस्टर्न लैंग्वेज, लिटरेचर, रिलीजन और हिस्ट्री पे। जैसे कि संस्कृत, पर्शियन, अरेबियन टेक्स्ट का ट्रांसलेशन भी किया गया, उसको पढ़ा गया। उसके बाद फिर उस ज्ञान को लेके फिर भी भारत में बताया गया कि हम आपको सिविलाइज करेंगे। जो इसका हिस्ट्री के तौर पे इसको देखेंगे अगर, तो ओरिएंटलिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ है स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में विलियम जोन्स आते हैं, जो एक ओरिएंटलिस्ट स्टडीज़ का एक बहुत मेजर इंस्टीट्यूशन माना जाता है, जो भगवद गीता, उपनिषद, इन सब का इंग्लिश ट्रांसलेशन करता है। फिर अगला स्टेप होता है वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम, ठीक है, कि कैसे लॉज को या स्कूल सिस्टम, कॉलेज सिस्टम को और इम्प्रूव करना, हम आपको डेवलप कर रहे हैं। फिर उसके बाद ओरिएंटलिस्ट लाइक चार्ल्स विल्किंस ट्रांसलेटेड भगवद गीता, जैसे चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता को ट्रांसलेट किया। फिर हेनरी थॉमस हैं, वो भी और मतलब ग्रंथों को उन्होंने अनुवाद किया। ये मतलब जो भी एफर्ट्स हुए वो इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए था, लेकिन इसके पीछे जो इंटरेस्ट था वो था कॉलोनियल, अपने आप को सुपीरियर दिखाने को। 19th सेंचुरी में एक डिबेट छिड़ता है कि जो भारत जो है वह भारत अपने मतलब ट्रेडिशंस इन सब से गवर्न होगा, रूल होगा, या जो पश्चिमी जो विचार हैं उनके आधार पे होगा, जिसका कोर भी था 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध था, या पहला मंगल पांडे और ये सब ने जो आंदोलन किया था, वह भी इसी का ही आधार था। और इसका अब इम्पैक्ट क्या होता है इंडियन सोसाइटी या और सब पे, तो बताते। तो एडवर्ड सईद इस किताब में माइकल फूको का जो डिस्कोर्स थियरी है, पावर एंड नॉलेज, इसको बेस बना के इस चीज़ को बताते हैं कि वेस्ट ने कैसे ईस्ट को डिफ़ाइन किया, कंट्रोल किया। पावर एंड नॉलेज थियरी है माइकल फूको की, तो ये मैचिंग में आ सकता है वेस्टर्न में, तो आप ये भी याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद बताते हैं कि सईद कहते हैं कि कैसे नॉलेज प्रोडक्शन और पावर से लिंक है, ठीक है, कि ये प्रोडक्शन और पावर से लिंक है। ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर ने ईस्ट के बारे में नॉलेज क्रिएट किया, जो कॉलोनियल डोमिनेंस का आधार था कि हम कैसे करें। तो इसीलिए आप देखेंगे पेंटिंग्स द स्नेक चार्मर एंड हिज ऑडियंस, या मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें अनसिविलाइज्ड यानी कि बर्बर, अशिक्षित, अविकसित, अलोकतांत्रिक रूप में प्राच्यवादियों को नग्न स्त्रियां, क्रोधित तानाशाह, लंपट प्रजा, मतलब ऐसे ही दिखाया गया कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं पूरब में, हम ही जो हैं आपको सुधारेंगे। फिर बाइनरी ओपोजिशन में डिवाइड किया एक कंपैरिजन के लिए वेस्ट और ईस्ट में। तो जो पश्चिम है, वेस्ट है, वो रैशनल है, मॉडर्न है, सुपीरियर है, इनको ऑक्सीडेंट भी कहा गया। और ईस्ट जो है वो इरैशनल है, बैकवर्ड है, इन्फीरियर। ये डिवीज़न हुआ इस आधार पर, ठीक है। और फिर सईद कहते हैं कैसे ओरिएंटलिस्ट टेक्स्ट को नॉवेल, पेंटिंग और सब जो यात्रा वृत्तांत हुए उनके आधार पे ईस्ट को कैसे स्टैटिक दिखाया गया, ठीक है। फिर इसको 3 फेज़ में भी दिखाते हैं, क्लासिकल फेज़,
है, ठीक है, जो पुराने के समय जो डिवीज़न इसको स्टडी करते हैं, फिर मॉडर्न फेज और एक कंटेम्प्रेरी फेज, इसको भी आप अंदर में पढ़िएगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी विचारधाराएं डेवलप हुई, कैसे बताया गया, ठीक है। अब इंडिया में इसका ओरिएंटलिज्म ने सिमिलर स्टीरियोटाइप जैसे मिडिल ईस्ट को बताया वैसे ही भारत को बताया या एशियन कंट्रीज़ को पोर्ट्रेट किया, ठीक है, कि स्पिरिचुअल हैं बट इरेशनल है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुए, नेगेटिव। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि इंडियन टेक्स्ट और ट्रेडिशन का जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ, जो ज़रूरी भी था होना, वो हुआ, नहीं तो हो सकते हैं वो गायब हो जाते, खो जाते। फिर संस्कृत हुए, पर्शियन लैंग्वेज हुआ, इन सबको मतलब वर्ल्ड स्टेज पे पहचान भी मतलब मिली या ग्लोबल इंटरेस्ट इसमें शो हुआ। फिर नेगेटिव इम्पैक्ट जो सबसे मेजर हुआ वो हुआ कि ईस्टर्न सोसाइटी को कॉम्प्लेक्स रियलिटी को मतलब कॉम्प्लेक्स दिखाया गया, ठीक है। और जो कॉलोनियल डोमिनेंस था वो मोरली जस्टिफाई करने का टूल बन गया कि जो कॉलोनियल है इनका ना रूल डोमिनेंस, उसको ये कैसे जस्टिफाई करें, वो इसके थ्रू करते हैं। फिर पोस्ट कॉलोनियल जो क्रिटिक आते हैं वो बताते हैं उन्होंने कैसे इसको चैलेंज किया और इसका ऑल्टरनेटिव नैरेटिव तैयार किया। जैसे सबाल्टर्न स्टडीज़ ग्रुप ने मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को हाईलाइट किया, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि जो दबे कुचले थे या मार्जिनलाइज सेक्शन था, उनको सबाल्टर्न स्टडीज़ ने उभारा, एक एक की बात की, ठीक है। फिर यहीं से एक एक बातें उठनी शुरू हुई। तो इन्हीं सब चीज़ों को यूजीसी नेट में आपको ये है कि मतलब ओरिएंटलिस्ट थियरी कि कैसे क्या बताया गया। अब एक समरी के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे अभी मैंने जो बताया कि ओरिएंटलिज्म जो है वो वेस्टर्न वे है, मतलब पश्चिम का दृष्टिकोण है, वेस्टर्न वे ऑफ स्टडीइंग एंड रिप्रेजेंटिंग ईस्टर्न सोसाइटी एज इन्फीरियर, अनसिविलाइज्ड एंड एक्जॉटिक। ये थियरी है ओरिएंटलिज्म का, यही मुख्य परिभाषा है कि कैसे पश्चिम के लोगों ने पूर्वी देशों को, एशिया, मिडिल ईस्ट को असभ्य, बर्बर और इन्फीरियर बताया। फिर 1978 में ओरिएंटलिज्म बुक आई एडवर्ड सईद की, इसमें इस कॉन्सेप्ट को बताया गया, सबके सामने रखा गया। वेस्ट जो है उसको ऑक्सीडेंट भी कहते हैं इस बुक में, ये रैशनल है, मॉडर्न है। और ईस्ट जो है वो ओरिएंटलिस्ट जो हैं, ईस्ट को ओरिएंटलिस्ट कहा गया, ये इरेशनल है, बैकवर्ड है। तो एक बाइनरी बनाई गई ईस्ट वर्सेस वेस्ट की, जिसमें इनका जो कॉलोनियल रूल था उसको भी जस्टिफाई किया गया कि कैसे हम आपके ऊपर रूल कर रहे हैं लेकिन हम आपको सिविलाइज बनाएंगे। फिर इसमें एशियाटिक सोसाइटी 1784 विलियम जोन्स, कैसे उनका रोल है या उस इंस्टीट्यूशन का रोल है। फिर एशियाटिक सोसाइटी का कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई वो आप देख लीजिए, कोलकाता में, बंगाल में, कहाँ पे। फिर चार्ल्स विल्किंस और कुछ हेनरी कोलब्रुक जो हैं वो कैसे भगवद गीता और इन सब का ट्रांसलेशन करते हैं। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि कैसे बुक्स का और कुछ इम्पोर्टेंट ग्रंथ्स जो हैं उन सब का डॉक्यूमेंटेशन हुआ, इसमें अहम रोल रहा इसका। लेकिन सबसे है कि नेगेटिव जो इमेज बनी वह मुख्य रही और इसका आधार रहा कॉलोनियल जो उनका था उसको रूल करने के लिए। फिर देखिए, ऑक्सीडेंट वेस्ट को बोलते हैं, ओरिएंट ईस्ट को बोलते हैं। फिर आप इसमें और कुछ अब बचा नहीं है, लेकिन कीवर्ड्स आप देख लीजिएगा कि प्राची कौन है, ओरिएंट है, ईस्ट है। प्रतीची कौन है, ऑक्सीडेंट है, वेस्ट है। प्राच्यवाद, ओरिएंटल यानी प्राची या पूरब की संस्कृतियों से संबंधित होने को प्राच्य कहा जाता है। ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटल प्राच्यवाद जो है ये है ओरिएंटलिज्म। इसमें वेस्टर्न डोमिनेंस को, वर्चस्व को केंद्र में रख के पूर्वी संस्कृतियों, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका एवं एशिया के संबंध में काल्पनिक चरित्र का चित्रण। फिर ऑक्सीडेंटल क्या है,
सबाल्टर्न, इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। तो ओरिएंटलिज्म में बस इतना ही है। फिर हम लोग अगले वीडियो में अन्य विषय पे, एक और विषय पे साथ मिलेंगे आपके। तब तक के लिए धन्यवाद।